मेरा सुख एक मेरी मानसिक स्थिति है, एक वो स्थिति जब मैं समाधान के साथ होता हूँ, जब मैं सॉल्यूशन के साथ होता हूँ। तो इसका मतलब है कि मेरा भाव अपने आप में भावपूर्ण है, मैं अपने आप में भावपूर्ण हूँ, मेरे पास विचारों में समाधान है, इसी का नाम सुख है, नहीं है तो इसी का नाम दुख है। और ये स्थिति हमेशा बनी रहे, मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदायी हो। ऐसा कितने लोग चाहते होंगे? सभी चाहते हैं। तो मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदायी हो, तो इसका मतलब है कि भाव और विचार का विज्ञान की समझ हमारी होनी होगी। ये भाव और विचार पैदा कहां से होता है ना? यदि ऐसा मेरा हो गया, यदि ऐसा मैं जी पाता हूं, यदि मेरे भाव और विचार हमेशा के लिए हमेशा सुखदायी बने हुए हैं, तो इसी का रिजल्ट ही यही संबंध में तृप्ति को देता है, या जिसको कह रहे हैं कि शिकायत मुक्त संबंध। तो इसका मतलब है तो अब हमारी ये क्लैरिटी बनती है कि पहला काम क्या है। एक माँ बाप होने के नाते, मैं एक माँ बाप हूं, तो एक माँ बाप होने के नाते मेरा बच्चा ये देख सके कि यार, बच्चा ये स्वीकार सके यार इस आदमी का सोचने का तरीका ठीक है। यदि मेरे बच्चे को लगता है कि मेरे पिताजी के सोचने का तरीका ठीक नहीं है, तो क्या बच्चा मेरी सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो सोचने का कोई सही तरीका होता है ना। अभी हम जूझ कहाँ रहे हैं? अभी हम जूझ इस बात से रहे हैं कि सही गलत का हमारे पास कोई सार्वभौम आधार नहीं है। जो पिता को, मैंने सुबह कहा कि एक ही बात, हमारे जूझ एक ही बात में रहे हैं कि चलेगी किसकी। तो इसका मतलब है कि मैं मेरी बात को ठीक मानता हूं, बेटे को अपनी बात ठीक लगती है, पत्नी को अपनी बात ठीक लगती है, पड़ोसी को अपनी बात ठीक लगती है, अधिकारी को अपनी बात ठीक लगती है। हर व्यक्ति जिसको वो ठीक मानता है वो दूसरे से मनवाना चाहता है, और दूसरे को वो ठीक नहीं लगता है तो अपने तरीके से वो रास्ते निकालता है, और हम आपस में स्ट्रगल कर रहे हैं। और मामला दूसरे का नहीं है, मामला तो मेरे खुद के भीतर का ही है। मेरे को मेरे खुद ही भीतर में लगते रहता है कि मैं ठीक सोच रहा हूं कि नहीं सोच रहा हूं, ये सही है कि नहीं है, ये उचित है कि अनुचित है, मैं ठीक हूं कि वो ठीक है। तो सही गलत का, उचित अनुचित का कोई आधार ही हमारे पास नहीं है, इसलिए हम अपने में भी जूझ रहे हैं, अपनों से भी जूझ रहे हैं, जिससे हमारे विचार मिलते हैं। अभी भी यही है। इसका मतलब है कि विचार का मिलना तृप्ति का आधार होगा कि कपड़ों का रंग मिलना तृप्ति का आधार होगा। तो यहां एक निष्कर्ष ये निकल गया कि ये शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता, रूप बल धन पद और इंद्रियां, ये तमाम शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता है। ये अच्छा लगने वाला भाग है, और अच्छा लगने का भी मोटिवेशन पॉजिटिव है, ताकि हम शरीर को बनाए रखें। इंद्रियों में सुख ना होता तो क्या होता? प्रकृति विधि से इंद्रियों में सुख ना होता तो क्या होता? तो यह हॉल खाली होता।
प्रकृति में यदि इंद्रियों में सुख ना होता तो ना आदमी प्रजनन के लिए जाता, ना किसी के प्रति मोह करता, ना वो आदमी में लोभ ना होता तो 12 घंटे मेहनत नहीं करता। तो इसका मतलब है कि अच्छा लगने वाले भाग का इतना ही मतलब है कि धरती पे मानव परंपरा बनी रहे। और इंद्रियों में सुख ना होता तो मानव का सुख से परिचय ना होता, इंद्रियों में सुख ना होता तो मानव का सुख से परिचय ना होता, इंद्रियों में सुख की निरंतरता नहीं है तो मानव का सुख से परिचय भी हो गया, लेकिन सुख की निरंतरता नहीं है, यहां से ज्ञान की आवश्यकता शुरू होती है। तो यहां से ये कह रहे हैं कि यदि मैं स्वयं में तृप्त होता हूं, इसी का मतलब है स्वयं के प्रति विश्वास के साथ में जीना, इसी का मतलब है स्वयं के प्रति विश्वास। स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है कि मुझको मेरे भाव और विचार की गाड़ी चलाना आता है। स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है कि मुझको मेरे भाव और विचार की गाड़ी चलाना आता है ना। धीरे धीरे करके जो भी मेरे को विचार, जो मेरे भाव और विचार की गाड़ी में एक्सीडेंट होते थे, जो भूतकाल के पीड़ा, विरोध और जो भी तमाम झंझट हैं, वो एक एक करके मैंने सारे हैंडल कर लिए हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति नया गाड़ी चलाता है तो कभी गाड़ी उधर भागती है, कभी गाड़ी उधर भागती है। एक बार गाड़ी चलानी आ जाती है तो चाहे पहाड़ पे चलाएं कि भीड़ पे चलाएं, हम स्मूथ गाड़ी निकालते हुए अपनी मंजिल को पा जाते हैं। तो मेरे भाव और विचार की गाड़ी को कैसे चलाऊं, किस दिशा में चलाऊं ताकि मैं उस तृप्ति को पा सकूं जिस तृप्ति की तलाश में मैं हूं। तो स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है, स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है शिकायत मुक्त मानव। शिकायत मुक्त मानव कौन होगा? वही मानव होगा जो समाधान संपन्न होगा। तो इसका मतलब है कि एक आदमी है ना, जीने का मतलब है कि मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदायी हो, ऐसा मेरे को समझ आ जाए कि मेरा भाव और विचार कैसे ऐसा हो जाए कि जो हमेशा सुखदायी हो, ऐसा मेरा भाव और विचार हो गया है। दूसरा भी ऐसा होना चाहता है। मेरे पास कोई चीज है जो दूसरा पाना चाहता है, तो दोनों के बीच में संबंध कैसा हो जाएगा? मैं देना चाहता हूं, आप लेना चाहते हो, आप देना चाहते हो, मैं लेना चाहता हूं, और दोनों के बीच में कोई विरोध होगा? इसी का नाम संबंध है ना। इसी का नाम संबंध में तृप्ति है। दूसरे को भी अपने भाव और विचार को सुनिश्चित करना आ गया, इसका मतलब शिकायत मुक्त संबंध है। ऐसा स्वयं में तृप्ति को पा गए, संबंध में तृप्ति को पा गए तो परिवार अभाव से परिवार में समृद्धि का स्वरूप आ गया। अभी इसको परिवार में समृद्धि आ गई, इसका मतलब है परिवार अभाव से मुक्त हो गया, अभाव की मानसिकता से मुक्त हो गया। तो जीने का स्वरूप किसी धरती की सीमा से बंधा हुआ नहीं है। जीने का स्वरूप पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में, तमाम अब जितने भी शब्द हमारे पास होंगे सब इसमें लगा दीजिए, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, जीने का स्वरूप होगा तो पूरी कायनात में एक ही जैसा होगा, इसमें कोई अंतर नहीं। इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, इससे कम में चले। एक परिवार इससे अधिक की कल्पना कर सकता है कि वो शिकायत मुक्त और अभाव मुक्त हो? एक परिवार इससे अधिक की कल्पना कर सकता है कि ना कोई वस्तु का अभाव हो, ना संबंध में अभाव हो? इससे अधिक की कल्पना एक परिवार कर नहीं सकता। इससे कम में काम चलेगा? नहीं, वस्तु एकदम ज़्यादा हो, संबंध नहीं चलेगा तो रहेगा तो चलेगा, ऐसा चलेगा? संबंध एकदम बढ़िया होगा, वस्तु नहीं रहेगा तो चलेगा, ऐसा चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा। तो आवश्यकता अनुसार वस्तु भी होगा, ना वस्तु की कमी होगी ना भाव की कमी होगी। क्या बोले अभी? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये भी नहीं चलेगा। हम तो सब कुछ एक साथ पाना चाहते हैं और प्रकृति में ऐसा ही विधान है। कुछ पाने के लिए कुछ खोने की आवश्यकता नहीं है। क्या पाना है जब ये निश्चित है तो उसके लिए तन मन धन को नियोजित करने की आवश्यकता। तो क्या मतलब निकला? एक परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाता है तो ये परिवार, ये समाज के भयमुक्त होने का आधार बनता है। तो जिस चीज़ को हमने पूर्णता में पहचान लिया उसकी निरंतरता बनी रहती है। जिन चीज़ों को हमने पूर्णता में नहीं पहचाना उनको पहचानने के प्रयास जारी रहेंगे। हमने मानव के जीने को पहचान लिया है, इसका प्रमाण क्या होगा?
हमने मानव के जीने को पहचान लिया है, हमने मानव और सृष्टि को पूरा पूरा पहचान लिया है। इसका प्रमाण क्या होगा? है ना, स्वयं में समाधान आ जाए, समाधान आ जाए तो अपने में सुख की निरंतरता हो गई। परिवार में समाधान समृद्धि आ जाए तो परिवार में सुख की निरंतरता हो गई। समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो जाए। इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, इससे कम में चलेगा नहीं। यदि हमने इसको पा लिया, अब उसके बाद प्रकृति में अनुसंधान करने की आवश्यकता खत्म हो गई। तो आदमी को, आदमी और साधन की परिभाषा ही ये है, जिसको दूसरा काम पे लगा दे उसका नाम साधन है। जैसे पेन को मैं काम पे लगा देता हूं तो पेन का नाम साधन है। जिसकी उपयोगिता को मानव सुनिश्चित करे उसका नाम साधन है। जो अपनी उपयोगिता को स्वयं सुनिश्चित करके तृप्त होता है उसका नाम मानव है। हाँ, ये भी एक पॉजिटिव बात है कि जो कह रहे थे ना कि अभाव से पीड़ित ना होना ही पात्रता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कुछ हमारे मन में गहरा अटका है, या तो वो समझ से निकल जाए, नहीं निकले तो भैया भोग के देख लो, ताकि उसकी औकात समझ में आ जाए। तो मेरे हिसाब से अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाने का पॉजिटिव फ़ायदा जो है कि आप IIT, IIM, IAS, है ना, और जो कुछ अच्छा हो सकता है, 2000 करोड़ 5000 करोड़, जो कुछ भी हम बड़ी उपलब्धि मानते हैं, ये सब का एक पॉजिटिव फ़ायदा है कि हमको औकात दिख जाती है। जब आपको संसार की औकात दिख जाती है तो पहली बार फिर अपनी औकात देखने का मन करता है। अभी तक तो आप संसार की औकात में ही दबे रहते हो। कोई 4000 करोड़ हमको दबाए हुए है, कोई प्रधानमंत्री का पद हमको दबाए हुए है, कोई CM का पद हमको दबाए हुए है ना, कोई चीज़ के नीचे हम दबे हुए हैं। हम दबे हुए हैं तो हम अपनी मौलिकता में इवॉल्व नहीं हो सकते, हम कॉपी पेस्ट हो सकते। कॉपी पेस्ट होना हमारी ओरिजिनलिटी नहीं है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे के जैसा नहीं होता है, हर आदमी अपने आप में यूनिक होता है। जब तक मैं किसी दूसरे से प्रभावित हूं तब तक मैं अपनी यूनिकनेस को नहीं पहचानता। मैं किसी दूसरे के जैसा होना चाहता हूं, हो भी गया तो भी कहीं नहीं पहुंचता। तो सार बात इतनी है कि मैं जो भी कुछ करना चाहता हूं मेरे पास उसका आंसर है कि मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूं। जब तक क्यों का आंसर नहीं है आप एक मजदूर हो। मजदूर को इस बात से कोई मतलब नहीं आज कोई मेरे से क्या काम कराएगा। तो फिर आपको चाहे 250 रुपये रोज लेते हो कि आप 2500 रोज लेते हो कि 2.5 लाख रोज लेते हो मजदूर ही, क्योंकि पैसा डिसाइड करता है कि आप क्या करोगे। कल्पनाशीलता का मतलब ही इतना है कि आपको पता है कि आपको क्यों जीना है, कैसे जीना है। इससे कम में हम मजदूर हैं, चाहे हम घर में मजदूर। देखो हमने बहुत महिमा मंडित करने की कोशिश की बहनों को, नहीं जो घर चलाती है ना वो क्या बोलती है, मैं तो बस घर चलाती हूँ, मैं तो बस घर में रहती हूँ। फिर आपने इंग्लिश में बोला होम मेकर बोलने से कुछ बेहतर हो जाएगा। अरे आप इंग्लिश में बोलो, कुछ भी बोलो, उसका भाव नहीं आता है। जिन्होंने काम करके देख लिया उनका अहंकार बढ़ गया, उनको भी कोई भाव आ गया, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है भैया जिंदगी समझे बिना फिर चाहे आप घर में रहो चाहे आप काम करो, तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ और क्यों करना चाहता हूँ, जब मेरे पास ये क्लैरिटी नहीं थी तब भी मैं इस बात को सोचता था, बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली सोचता था, क्या मैं वही तो नहीं कर रहा हूँ जो मुझसे पहले भी हजारों लोगों ने किया है और कुछ नहीं निकला है। मैं ऐसा सोचता था। तो यदि हमारी सोच में वो ताकत होगी, विचार बहुत बड़ी ताकत है भाई। आज आप देखो तमाम भौतिक उपलब्धियां क्या चीज की ताकत है, विचार की ताकत है। चांद तक गए ये विचार की ताकत है, मकान बनाया ये चांद की, ये विचार की ताकत है। हमारी तमाम भौतिक उपलब्धियां धन और पद केवल विचार की ताकत है, और हमको धन और पद पे भरोसा है, अपने विचार पे भरोसा नहीं। मासिस को देखेंगे तो क्या भरोसा है उसको, मासिस को देखेंगे तो हमको धन और पद पे भरोसा है, हमको अपने विचार की ताकत पे भरोसा नहीं है, क्योंकि उसको यूज भी नहीं किए हैं। हम अपने विचार को धन और पद के लिए यूज किए। विचार की ताकत को मतलब हम सब कुछ समझ सकते हैं और जिंदगी पा सकते हैं, इसके लिए यूज नहीं किए हैं, इसलिए वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है। तो इस ताकत को हम बच्चे को जन्म से दे पाए, जिसका कि वो हकदार है, तो भाई साहब उसका तो जलवा अलग होगा, उसकी जवानी अलग होगी। हमारी तरह डरी डरी जवानी नहीं होगी उसकी। जब भी दो लोग बात कर रहे होते हैं परिवार में, कुछ कन्फ्यूज़न हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, नहीं मेरा भाव ऐसा नहीं था,
तो मेरे को किसी के प्रति बहुत भाव आता है, तो अभी ध्यान दे के देखें कि किसी भी संबंध में किसी एक व्यक्ति के साथ लगातार एक ही भाव बना रहता है क्या? बदलता रहता है। और सामने वाले को क्या स्वीकार है? आपका एक ही भाव बना रहे कि बदलता रहे? एक ही बना रहे। और आपको क्या स्वीकार है? बदलता रहे कि बना रहे? बना रहे। और आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो। फिर भी बदलता है कि नहीं बदलता है? बदलता है। इसका मतलब है कि मेरे को मेरे भाव पे अधिकार नहीं है। मैं जैसा नहीं चाहता हूं वो हो रहा है, जो मैं चाहता हूं वो नहीं हो रहा है। मेरे को ऐसे विचार आते ही हैं जिसको आने से मेरे को खराब लगता है ना। मेरे को ऐसे सपने आते ही हैं जिनको मेरे को देखने से अच्छा नहीं लगता है। मैं नहीं चाहता हूं कि वो आए, फिर भी वो रोज आते हैं। तो सार बात इतनी ही, इतना ध्यान चला गया कि मेरे भाव और विचार, कम से कम मैं भाव और विचार को पहचानता हूं। किसी को ये कन्फ्यूजन तो नहीं है कि भाव और विचार मेरे अंदर है कि नहीं है, मुझको पता नहीं चल रहा है? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको लग रहा हो कि भाव और विचार मेरे अंदर है कि नहीं है, मुझको पता नहीं चल रहा है? सबको चल रहा है। तो चलो, भाव और विचार में क्या अंतर है ना? जैसे मैं कहूं कि मैं ये पेन है, मैं इससे लिख सकता हूं, आपको लिखना सिखा सकता हूं, आप भी लिख सकते हो। अब जीने से उठा के एक भी शब्द के बारे में ये 4 लाइन बोल के देख लो। जीने की दुनिया से एक भी शब्द उठाओ और 4 लाइन बोल के देखो। मैं इसको समझता हूं, मैं इसको जीता हूं, तुमको समझा सकता हूं, तुम भी जी सकते हो। एक भी शब्द उठा के बोल के देखो। जीने की दुनिया से एक भी शब्द उठा लो और 4 लाइन बोल के देख लो। जैसे क्या उठा लें? जैसे विश्वास। जीने की बात करेंगे तो विश्वास, सम्मान, स्नेह, है ना? और क्या बोल सकते हैं? समझ, समाधान, समृद्धि, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अब इसके साथ में 4 लाइन जोड़ दो। मैं विश्वास को समझता हूं, मैं विश्वास पूर्वक जीता हूं, तुमको समझा सकता हूं, तुम भी जी सकते हो। बनेगा 4 लाइन जोड़ना? किसी भी शब्द के साथ नहीं बनेगा। जैसे ये कह रहे हैं कि भाव की स्वीकृति भाव है। भाव की स्वीकृति भाव है और भाव का विश्लेषण, भाव का विश्लेषण विचार है। अभी ये कहाँ हो रहा है उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं ना, उसकी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन ये हो रहा है, इसको देखते हैं। तो भाव की स्वीकृति भाव है। ठीक हो गया? भाव मतलब होना, होना मतलब जो कुछ भी है नेचर में, जो कुछ भी, पूरी सृष्टि में जो कुछ भी है का मतलब ये आकाश है ना, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, नदी नाले हैं, मानव है ना, तमाम जो कुछ भी है मानव है। और मानव में हमने पहले हम उसको आत्मा बोल रहे थे, अभी हो सकता है कुछ और नाम दे देंगे। शरीर के अलावा भी कोई सच्चाई है जो शरीर को चलाता है, वो भी एक वास्तविकता है, वो भी है। जो कुछ भी है उसका नाम है भाव। है मतलब भाव, भाव मतलब होना। होने की जो मुझ में स्वीकृति है उसका नाम है भाव। अब एग्जाम्पल बोल के बताओ। भाव की स्वीकृति भाव है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से एग्जाम्पल उठा के बताओ। वो किसी एक ऑर्फनेज में किसी जगह में जाएंगे, बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ, उसमें से सबका डाइट, सबका जो भी एक डिटेल है वो आपको दिखाते हैं। आप उसमें से एक बच्चा पसंद कर लेते हो। जैसे ही वो हाँ हो गई, अब तुरंत अब उस बच्चे के लिए भाव अलग है, बाकी बच्चों के लिए भाव अलग है। तो अपनी ज़िंदगी से एग्जाम्पल लेके बताइए, कितनी जगह आप इसको देख सकते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों को कितना गहरे में स्वीकारा हुआ है और कितना सरफेशियल स्वीकारा हुआ है, और आप जांच के देखें कि वहाँ वहाँ आपके भाव की स्थिति कैसी है।
तो स्वयं की स्वयं के लिए भी स्वीकृतियां और अस्वीकृतियां हैं, अपने पति के लिए भी हमारी स्वीकृतियां अस्वीकृतियां हैं, अपने शरीर के लिए भी अपनी स्वीकृतियां अस्वीकृतियां हैं, समाज देश दुनिया के लिए भी हमारी स्वीकृतियां अस्वीकृतियां हैं। तो एक मानव की स्वीकृतियां कहाँ तक फैली हुई हैं, है ना? क्या लग करते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलिए। जैसे कि हमारे घर में एक बच्चा, मेरे पोता आया। हाँ, पोता आया। अभी तक जिस तरह से सोचते थे कि भाई घर में एक पोता आया, ऐसे वंशवाद के रूप में आगे चलेगा, इस रूप से पहले सोचते थे। अभी हम लोगों ने दोनों, मेरी पत्नी और हमने, उसको जब आया नहीं तब ऐसा सोचा कि एक हमारे घर में एक जीवन आया। तो जिस तरह की सोच पहले थी उससे दूसरी तरह की स्वीकृति के साथ हमने उसको स्वीकारा कि ये जीवन है। तो अब के बाद हमारा जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उसको जीवन के रूप में देखते हुए ही उसका पालन पोषण जब तक हमारे जिम्मेदारी होगी तब हम करते रहेंगे। इस तरह के भाव से हम उसको स्वीकृत करते हैं। तो इसका मतलब है कि जैसी आपकी चेतना की क्वालिटी है, जैसी आपकी दृष्टि है, उसके अनुसार आपने किसी को स्वीकारा है ना? और वैसे ही फिर आपका भाव है ना? जैसे किसी एक खंडहर को देख के किसी को लग सकता है यार दारू पीने के लिए सही जगह है, और किसी एक ऐसी गुफा को देख के किसी को लग सकता है कि साधना करने के लिए सही जगह है। जगह एक ही है, उसके लिए दोनों का भाव एक है कि अलग अलग है? क्योंकि दोनों की दृष्टि अलग है और दृष्टि के आधार पर स्वीकार्यता अलग अलग है। जैसी स्वीकार्यता है वैसा भाव है। किसी को किसी स्त्री को देख के माँ का भाव आता है, किसी को देख के माँ का भाव नहीं आता है। इसका मतलब जैसा स्वीकारा है वैसा भाव आता है। पहले अभी भाव को समझ लेते हैं ताकि अपनी जगह में रह के थोड़ा सा हमारे ध्यान में आ जाए। तो एक काम करते हैं, अपनी कॉपी पे 2 एक्सरसाइज करो। एक एक्सरसाइज ये है कि आपके शरीर के लिए, शरीर के प्रति और आपके पूरे मानव होने के प्रति कहाँ कहाँ आपकी स्वीकृति 100% है, कहाँ आपकी स्वीकृति 50% है, कहाँ आपकी स्वीकृति 40% है। फिर जो भी आपके सबसे निकट व्यक्ति है, आपका पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, या बच्चे हो सकते हैं, है ना? उनके प्रति भी आपकी स्वीकृतियां पहले क्या थीं, आज क्या हैं, या वो भी कैसे बदलती हैं। उनकी कोई चीज़ है जिसके प्रति आपकी बिल्कुल स्वीकृति नहीं। आपकी पत्नी की, आपके पति में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके प्रति आपकी स्वीकृति ही नहीं है। कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिसके लिए आपकी बहुत स्वीकृति है ना? उसी तरह से अपने बारे में भी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ मेरी स्वीकृति अपने लिए बहुत अच्छी है। मेरे बारे में कोई चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ मेरी स्वीकृति नहीं है, या मेरी स्वीकृति पार्शियल है, आंशिक है। तो इस रूप में एक बार कॉपी पे लिखने की कोशिश करें कि एक मानव के रूप में मेरी अपने बारे में स्वीकृतियों की स्थिति कैसी है, और मेरे निकटस्थ जो भी मेरा सबसे निकट व्यक्ति है उसके बारे में मेरी स्वीकृतियों की स्थितियाँ कैसी हैं। तो आपको ही पता चलेगा कि फिर भाव क्या होता है और कैसे इसमें चेंज आता है। और थोड़ा ध्यान दे के देखिए कब आपकी स्वीकृति बहुत गहरी हो जाती है किसी व्यक्ति के प्रति, और कब आपकी स्वीकृति बहुत उथली हो जाती है, और कब आपके मन में किसी व्यक्ति को नकारने की स्थिति भी आ जाती है ना? एक बार इसको जितना आपका मन करे उतना लिख के देखें, नहीं मन करे सोच के देखें, है ना? लिखेंगे तो अच्छा है। एक बार ब्लैक एंड वाइट में आते ही आपका ध्यान जाएगा कि ये क्या हो रहा है। उसको पॉजिटिवली कहें तो मैं सही सिद्ध होता हूं। अभी मैं सही हूं कि नहीं हूं ये पता ही नहीं है, तो अभी वो बेसिकली मेरे अहंकार का पोषण होता है कि मैं सही हूं। और नहीं मानने से ऐसा लगता है कि फिर मेरा अस्तित्व है कि नहीं है, अपने अस्तित्व पे खतरा होता है। तो मैंने इसको अपने परिवार में अपने बेटे के साथ खूब प्रैक्टिस किया। तो ये समझ में आया कि किसी उम्र के बाद हमारा काम करने का तरीका, किसी काम करने को करने के 2 तरीके हो सकते हैं। तो मैं सामने वाले के साथ में अपना बात रख सकता हूं। अभी हम बात करते हैं, जैसे शिविर में अपन बात करते हैं कि हम प्रस्ताव रखेंगे,
लेकिन हम बाप होने के नाते प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं। हम प्रस्ताव रखने की भाषा में भी आदेश ही दे रहे होते हैं, या ये मान के चल रहे होते हैं कि मैं जो कहूंगा वो तुम मानोगे। तो इसको मैंने बहुत नोइंगली भी प्रैक्टिस किया, और चूंकि मैं यही सब सोचता रहता हूँ और इसी सब में चीज़ों को देखता हूँ, तो मैं अपने आप को उस जगह में लाके खड़ा कर पाया कि जहाँ मैं किसी बात को कहता हूँ तो मैं ये विचार करके ही निर्णय पूर्वक ही कहता हूँ कि सामने वाला नहीं स्वीकारेगा और उससे मैं दुखी नहीं होता हूँ। इसका नाम प्रस्ताव है। प्रस्ताव की तो यही मर्यादा है ना। प्रस्ताव का मतलब है कि सामने वाले को ना कहने का अधिकार है। यदि ना कहने का अधिकार नहीं है तो फिर वो प्रस्ताव है नहीं। तो अपने परिवार में ही हम उस जगह में आके देखें जहां हमने कोई बात, जो सही बात है मैंने उसको ठीक से रखा, सामने वाला मानता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं मानता है तो उससे मेरे को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उसको वो अभी उपयोगी नहीं लग रही है, हो सकता है उसी का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक हो, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर बार मैं ही ठीक होता हूं। तो यदि हम सही अर्थों में सामने वाले व्यक्ति को जीवन के रूप में स्वीकार करते हैं, मानव के रूप में स्वीकार करते हैं, अभी ये जो हमारा एटीट्यूड है कि हम तुम्हारे बाप होते हैं, है ना कहीं अपने भीतर इस बात की जो स्वीकार्यता है वही हमारी परेशानी का कारण भी है, वही हमारे दुख का कारण भी बनता है। तो मेरे को लगता है कि मेरी खुशी इस बात में है कि मैं लक्ष्य के अर्थ में सोचता हूँ, लक्ष्य के अर्थ में तन मन धन का नियोजन करता हूँ और उस अर्थ में अपनी परस्परता को पहचानता हूँ। फिर सामने वाला जैसा पहचानता है उसकी मनस्थिति को भी पहचानता हूँ और मैं अपने आप में बना रहता हूँ। ये अपने आप में तो मेरे को लगता है कि परिवार के अलावा वो जगह ही नहीं है जहाँ सही अर्थों में हमको व्यवहार के अभ्यास की गुंजाइश हो। बाहर या तो कोई हमारी बात को अंदर से नहीं भी उसको ठीक लग रहा है तो भी मान लेता है, भाई बुरा नहीं लग जाए सामने वाले को। परिवार में वो स्थिति है जहां सामने वाला आपको मना कर देता है। तो मेरे को लगता है कि समझना स्वयं में होता है, जीना परिवार में होता है। अपनी समझ की अभ्यास की स्थली परिवार है और परिवार से दूसरी कोई प्रयोगशाला बनेगी ये कहना बहुत आसान नहीं है। तो यदि इस पूरे दर्शन में जब हम ये बात कर रहे हैं कि मानव में समझने का काम होता है और परिवार में उस समझ का अभ्यास होता है और उस तरह से हम अपने आप को लगातार अपने आप को करेक्शन करते हैं, क्योंकि बाहर तो कोई हमको ना नहीं करेगा तो भी गोलमोल बातचीत कर देगा, तो हमको पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ। या हम समूह में काम करते हैं, जैसे हम भी एक बड़े समूह में काम करते हैं, बड़े समूह में काम करते हुए हमारी बात सबको ठीक लगे ऐसा जरूरी नहीं होता है। उस समय कोई हमारी बात को अस्वीकार भी कर सकता है। तो हमारी बात को कोई अस्वीकार भी करता है तो उसको कैसे पॉजिटिवली लें कि हम भी हर्ट ना हो और सामने वाले की भी गुंजाइश बनी रहे, उसको पॉजिटिवली कैसे लिया जाए, यही सारी चीज़ें व्यवहाराभ्यास की बात आएगी।